देखिए बिंदु आता है अपना लोभ दर्शन वाला और उदय अस्त वाला। उदय अस्त, लोभ दर्शन। अभी आपने अस्त और उदय ही पढ़ा है, परंतु वस्तुतः सभी ग्रहों का उदयस्त और लोभ दर्शन होता है। सूर्य को छोड़कर सूर्य और राहु केतु हमेशा अस्त रहते हैं, क्योंकि वो वास्तव में आकाशीय पिंड नहीं है। तो बाकी ग्रह उदयस्त और लोभ दर्शन हुआ करते हैं। पहले इस पूरे को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद चलेंगे कि अंतर क्यों आता है। देखिए उदयस्त ग्रह का कैसे होता है कि सभी आकाशीय पिंड हैं, तो वो हमेशा पूर्व में उदय होंगे और पश्चिम में जाके अस्त होंगे। ये तो उन ग्रहों का दैनिक उदय अस्त है। जैसे सूर्य और चंद्र हमको पूर्व में उदय होते दिखते हैं और पश्चिम में अस्त होते दिखते हैं, वैसे ही जो अन्य ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये भी पूर्व में उदय होते हैं और पश्चिम में प्रतिदिन अस्त होते हैं। परंतु वो प्रतिदिन का उदय होना और अस्त होना हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आकाश मंडल में तो अस्त होने के बाद भी चमकते रहते हैं। अब देखिए अगला बिंदु आता है कि इनका उदय अस्त भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, परंतु वो निरुपयोगी हैं, दैनिक उदय अस्त। अब आती है लोभ दर्शन वाली बात। ग्रह लोभ कब होता है, दर्शन कब होता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश तेज होता है। प्रकाश तेज होता है तो कोई ग्रह यहां है और हम पृथ्वी पर यहां बैठे हैं, तो हमें यह ग्रह इस सूर्य से प्रकाशित होकर दिखता है यहां पर। परंतु जब वो ग्रह चलकर यहां आ जाता है, ये ग्रह चल के यहां आया, तो देखिए यहां से देखने वाला यहां देखेगा, परंतु इसका प्रकाश तेज होगा। इसका प्रकाश तेज होने से हम पृथ्वीवासियों को ये ग्रह दिखना बंद हो जाएगा, इस सूर्य के प्रकाश में लुप्त हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं दिखने से उसको कहेंगे लोप, और वापस दूर हट जाने पर उसको कहेंगे दर्शन। तो देखिए चंद्र के लिए ये 12 अंश हैं। चंद्र सूर्य से 12 डिग्री दूर जाने पर दिखने लग जाता है और 12 डिग्री पास आने पर वो दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही मंगल के लिए भी हैं, बुध के लिए भी हैं। वो देखो आप पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 105 देखो। पृष्ठ क्रमांक 105 पर लिखा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने नजदीक जाने पर दिखना बंद होता है। देखिए ग्रह गुण धर्म विवेचन लिखा है। ग्रह गुण धर्म विवेचन के यहां एक पतली सी लाइन लिखी छोटे अक्षरों में। सूर्य से चंद्र 12 अंश, मंगल 17 अंश, बुध 13 अंश, गुरु 11 अंश, शुक्र 9 अंश और शनि 15 अंश अंतर रहने पर अस्त होते हैं। अर्थात कोई भी ग्रह इतना नजदीक जाने पर दिखना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं लोप, और दिखने लग जाता है उसको कहते हैं दर्शन। और रोजाना पूर्व में उदय होते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, उनको कहते हैं उदय अस्त। परंतु हम इस उदय अस्त को इसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु अस्त लिखा है, अस्त का अर्थ है वास्तव में वो लोप है, और उदय का अर्थ दर्शन है, परंतु हम पंचांगों में अस्त और उदय का ही प्रयोग करते आए हैं। इसलिए हम इसको इस प्रकार से समझें कि जो उदय अस्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्रह निमत्स्य पंचांग निकल रहा है, उसमें 11 तारीख को लिखा है कि वो उदय होगा, और उज्जैन से पंचांग निकल रहा है, उसमें 10 तारीख को लिखा है। तो देखिए एक तो गणित भेद है, इसमें बात आती है। एक तो गणित का भेद, गणित के भेद में क्या आता है, एक नंबर गणितीय भेद।
गणितीय भेद, एक तो सूर्य सिद्धांत से पंचांग निकलते हैं, एक पंचांग निकलते हैं वो ग्रह लाघव से निकलते हैं, एक निकलते हैं वो दृश्य से निकलते हैं। तो देखिए, जब गणित में ही फर्क रहेगा तो उदय अस्त में भी फर्क रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, अंशों के आधार पर, अंशों के आधार पर, अर्थात जो अभी मैंने अंश बताए उतनी दूरी पर वो दृश्य हो जाएगा और उससे कम दूरी पर वो अदृश्य रहेगा। अब एक तो ये है अंश, और उसके बाद अंशों में भी कुछ संस्कार होता है। तो शुद्ध अंशों के आधार पर, शुद्ध अंशों के आधार पर, अर्थात इन अंशों में कुछ संस्कार होता है, वो संस्कार करने के बाद जो अंश आएंगे उसके आधार पर। और अगला जो बिंदु आता है उन्नतांश पद्धति से, उन्नतांश पद्धति से, ये उन्नतांश पद्धति जो है केतकर महोदय ने इजाद की है, अर्थात इसको उन्नतांश पद्धति को केतकर महोदय ने बनाया है। अर्थात वेंकटेश्वर बापू केतकर, जो कि दक्षिणी भारत में हुए हैं और उनने बनाया है। इस पर हमारे एक अच्छे विद्वान से चर्चा हुई थी, उनने कहा ये तो केतकी ग्रह गणित तो दक्षिणी भारत में लिखी गई है। अरे मैंने कहा भाई साहब, दक्षिणी भारत में तो लिखी गई है परंतु वो उसका आधार उज्जैन है। तब उनको ये बात समझ में आई। तो देखिए, उन्नतांश पद्धति के आधार पर जो ग्रहों के लोप दर्शन निकलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध और सूक्ष्म होते हैं। अब उन्नतांश पद्धति के आधार पर आप देखेंगे कि पृथ्वी पूर्णतया गोल नहीं है, वो इस प्रकार से ऊंची नीची है। तो अब जो ग्रह यहां पर सूर्य के पास है वो ये कोण अलग बनाएगा, ये कोण अलग बनाएगा, देखिए दूरी चली जाएगी। तो इस व्यक्ति को तो यह ग्रह पहले दिखने लग जाएगा, इस व्यक्ति को यह ग्रह बाद में दिखेगा। तो वो स्थान भेद के कारण भी ग्रहों के उदय अस्त में अंतर आता है। स्थान भेद के कारण ग्रहों के उदय अस्त में अंतर आने के कारण ही अलग अलग पंचांगों में अलग अलग दिन ग्रहों का लोप दर्शन दिया जाता है। अब ग्रह का वृद्धत्व क्या है, बाल्यत्व क्या है? गुरु शुक्र के अलावा कोई भी ग्रह न तो बाल्य होता है न वृद्ध होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका फलित में कोई उपयोग, फलित में तो होता है परंतु मुहूर्त में कोई उपयोग नहीं है उसका। मुहूर्त में हम कभी नहीं देखते हैं कि अरे शनि उदय है कि नहीं है, ऐसा कभी विचार नहीं करते हैं। इसलिए शनि एकाध दिन आगे पीछे भी उदय हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, परंतु गुरु का जो है और शुक्र का मुहूर्त पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और मुहूर्त पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण इनका शुद्ध उदय अस्त या जिसको कहते हैं लोभ दर्शन, वो उन्नतांश पद्धति से निकालते हैं। अब उन्नतांश पद्धति से आपने इनको लोभ दर्शन निकाला, परंतु कभी कभी वायुमंडल में धूल और अनेक प्रकार के आकर्षण शक्तियों के कारण उसके उदय अस्त में 3 दिन तक का अंतर आ सकता है। अर्थात मैंने अगर पंचांग में लिखा है कि 5 जनवरी 2020 को माना शुक्र उदय होगा, तो वो इसके 3 दिन बाद भी उदय हो सकता है और 3 दिन पहले भी उदय हो सकता है। इतना अंतर रहता है, इसलिए 3 दिन को बाल्यत्व कह दिया भाई, उदय होने के 3 दिन बाद तक वो बाल्यत्व दोष रहेगा, इसलिए आप शुभ काम मत करो। अर्थात बाल्यत्व का अर्थ ये नहीं कि वो बच्चा हो जाएगा, परंतु वो 5 जनवरी को उदय लिखा है, परंतु हो सकता है कि वो 7 जनवरी को उदय हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बाल्यत्व दोष है। ऐसे ही वृद्धत्व है कि अगर 15 दिसंबर को हमने गुरु अस्त लिखा है तो
वह गुरु अस्त 15 दिसंबर से 3 दिन पहले भी हो सकता है, 13 दिसंबर को भी अस्त हो सकता है। इसलिए 3 दिन पहले को वृद्ध कह दिया कि आप 3 दिन पहले से शुभ काम बंद कर दो, हो सकता है वो पहले अस्त हो जाए। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई कि ग्रहों के उदय अस्त में भेद कितने कारणों से आता है, उसके बाद वृद्धत्व क्या है, बाल्यत्व क्या है। ये प्रकरण यहीं पर अपन समाप्त करते हैं।